प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। परदेश से देश तक में आज हमारा मौजू है परदेश में देश का कल्चर। आमतौर पर बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप एक मुल्क के रहने वाले दूसरे मुल्क में जाके बस जाते हैं और आप वहाँ पर अक़लियत में होते हैं तो आप अपनी अलग पहचान बरकरार रख पाएँ, ये बड़ा मुश्किल होता है। आप अपने खाने, आप अपना लिबास, आप अपने रस्म व रिवाज उसको बरकरार रख पाएँ, ये थोड़ा मुश्किल होता है एक ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर दूसरी कौमियतों के लोग ज़्यादा बसते हैं और आप वहाँ पर एक छोटी अक़लियत हैं। लेकिन कनाडा में मुक़ीम जो पाकिस्तानी हैं वो बहरहाल अपना ताल्लुक़ अपने देश से, अपने कल्चर के एतबार से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर रहते हुए भी अपने लिबास को, अपने रसूम व रिवाज को और अपने खानों को ख़ास तौर पर वो बरकरार रखे हुए हैं। और न सिर्फ ये कि अपने खाने ख़ुद अपने लिए बनाते और खाते हैं, बल्कि वहाँ पर मुक़ीम दूसरी जो कौमियतें हैं उनको भी बड़े शौक़ से अपने खाने खिलाते हैं और यहाँ तक कि बाकी लोग जो हैं वो पाकिस्तानी खानों को पसंद करने लगे। तो ये किस तरह से होता है? ये ख़ुद ब खुद होता है? इसके लिए कोई ख़ास एफ़र्ट करना पड़ती है? परदेश में देश का कल्चर बरकरार रखना कितना मुश्किल है? आज हमारा यही मौजू होगा। डिफरेंट से मौजू पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आज हम इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने का हमारा ख़ास मकसद ये भी है कि एक मरतबा फिर प्रदेश में रहने वालों को ज़रा देश की याद आ जाए और देश की याद जो हमेशा उनके दिल में रहती भी है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उसका तज़किरा जब होता है तो वैसे भी एक अच्छा महसूस होता है। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो इन्हीं मौजूआत पर बात के लिए हैं। मेरे साथ उवैस इकबाल साहब मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तजज़ियाकार हैं। वैसा बहुत शुक्रिया, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। श्याम सेठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बिजनेस ऑनर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। श्याम साहब बहुत शुक्रिया। अहमद कुरेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कल्चरल एनालिस्ट हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अहमद साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए, ये कितना मुश्किल आसान है इस पर तो बाद में आते हैं, लेकिन ये किस हद तक मुमकिन बना पाए हैं वहाँ पर मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अपने कल्चर को ज़िंदा रखें, अपने कल्चर के साथ रहें और जो अपने खाने हैं उनको वहाँ पर जो है उनके अपनी हैबिट्स को उनके साथ बरकरार रखें? ये कितना मुमकिन हो पाया? सर, बहुत शुक्रिया आपका और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज मौका दिया। बहुत आपने ज़बरदस्त टॉपिक आज का सिलेक्ट किया। इस पर जितनी हम बात करें उतनी कम है, लेकिन मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि देखें, हम जब प्रदेश के अंदर बैठे होते हैं तो देश की याद तो बहुत आती है। एक टाइम होता था कि जब यहाँ पे नए नए आए थे तो बहुत मुश्किल होता था कि वापस जाना, और डेफिनेटली आपको पता है इतना आसान भी नहीं है कि बैक एंड फोर्थ बंदा वापस ट्रैवल कर सके। तो पाकिस्तानी एयरलाइन जब आया करती थी, पाकिस्तान से कनाडा आया करती थी, तो हम लोग बहुत से दोस्त अहबाब जिन्हें हमें पता होता कि इस टाइम इस दिन PIA में आना है, तो हम लोग एयरपोर्ट के पास वहां पर खड़े होते थे ताकि PIA का नजारा हो सके। और आहिस्ता आहिस्ता देखते थे कि पाकिस्तानी इस मुल्क में आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे से एरिया में जहाँ पे हम लोग अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करते थे, यहाँ पे एक शहर है टोरंटो, उसके अंदर एक स्ट्रीट है जो जेरार्ड स्ट्रीट कहा जाता है। जितने भी पाकिस्तानी इवेंट्स होते थे या पाकिस्तानी रैलीज होती थी, वो सारी ज्यादातर उस स्ट्रीट के हुआ करती थी। देखते देखते वो चीज एक छोटे से शहर, एक गली से निकल के वो पूरे कनाडा के अंदर फैलती गई। और इसके पीछे रीजन एक नहीं, इसके पीछे बहुत सी रीजन हैं। सबसे बड़ी रीजन जो मैं आपको बताऊं, वो मैं समझता हूँ जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज यहाँ पे लीडर्स हैं, उन सबको सैल्यूट बनता है कि हम लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर की है। यहाँ पे जब से पाकिस्तानियों ने पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा है, वो तब से हम लोग इस मुल्क के अंदर जाने जाते हैं। हमारी एक पहचान बिल्ड हो चुकी है और यही पहचान जब से हम पॉलिटिक्स के अंदर गए तो हमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो एक बड़े ओहदे के ऊपर जो लोग थे, उन्होंने जब देखा पाकिस्तान लोगों को पहचाना, तो उन्होंने पाकिस्तानी जो कल्चर है उसको अपनाने की कोशिश की। उसके अंदर हमारा फूड भी आता है, हमारे लिबास भी आता है, हमारा पहन वगैरह सब कुछ हमारी चीज उसके अंदर आती है। लेकिन उसके साथ मैं गुफ्तगू पे शुरू हुई है तो एक बात आपको, एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी इस मुल्क में अपनी हॉस्पिटैलिटी की वजह से बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। इसका एक वाकया छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अर्सा पुरानी बात है कि जब मैं इस मुल्क के अंदर आया तो एक बड़े मॉल में जाने का मौका मिला। वॉन एक सिटी है, वहां पे उस मॉल के अंदर मैं बैठा हुआ था, तो एक मेरे साथ काफी एजेड एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और गोरे थे, क्योंकि मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं वो पाकिस्तान में। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मुझे देखते रहे, काफी देर देखते रहे। मुझे पहले ऐसा फील हुआ कि ये रेसिस्ट लग रहे हैं मुझे, ये कोई बात करेंगे मुझे। और मजे की बात ये कि उस दिन मैंने कमीज सलवार पहनी हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा कोई ना कोई बात होगी यार। हाँ। तो थोड़ी देर बाद गुजरी, उन्होंने मुझे ऊपर देखा, नीचे देखा, मुझे लगा कि मैं उठ के चला जाऊं। जैसे ही मैं उठने लगा तो मुझे मेरी तरफ देखा, कहा सन
आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्योंकि लोग हमें यहाँ पे इंडियन करके ज्यादा जाना करते जी जी जी, इंडियंस जानते हैं। जो भी कहते थे कि आर यू इंडियन, यू एज आर इंडियन, ऐसे कहते थे। तो मुझे कहते कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? तो मैंने कहा शायद कोई बात होगी, रेसिज्म, कुछ ना कुछ मामला हो गए। तो मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे कहते कि खामोश हो गए। उन्होंने तकरीबन 10-15 सेकंड की ब्रेक ली, फिर कहते यू नो व्हाई यू पीपल आर सक्सेसफुल इन कनाडा? अब ये मेरे लिए एक बड़ा अजीब सवाल था कि खुद मुझे आए हुए नया टाइम हुआ है, लोग कहते हैं कि आर यू सक्सेसफुल, वो मुझे पूछ रहे हैं यू नो व्हाई यू पीपल आर सक्सेसफुल इन कनाडा। तो ये उल्टा सवाल उन्होंने पूछा जिसका जवाब मुझे समझ नहीं है, इनको मैं क्या दूं। तो मैंने कहा कि नो आई डोंट नो, आप बताइए ना। तो मुझे कहते कि जब तुम लोग इस मुल्क में आते हो तो तुम्हारी फैमिली तुम लोग के आने से पहले तुम लोग का इंतजाम करती है, वो तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करती हैं, तुम्हें अपने घर लेके जाती हैं, तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाते हैं, 1-2 महीने तुम्हारी टेक केयर करते हैं, और जब तक तुम सेट नहीं होते वो तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हें पता है जब हम लोग आते हैं तो क्या होता है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता जब तुम लोग आते हो क्या होता है। कहता है कि हमें कुछ पिक करने नहीं आता, हम लोग ऑलरेडी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स बुक करके आते हैं। हमें 3 महीने बाद हमारे कजन हमें फोन करके कहते हैं कि जॉन एक दिन खाने पे हमारे घर भी आना। तो कहता है ये फर्क है तुम लोग और हमारे लोगों में, पाकिस्तानी और तुम लोगों में, हमारे में, कि तुम लोग क्या आपको एक बुनियाद मिल जाती है पाकिस्तान, कि आप वहाँ नए एक जगह पर आते हैं, आपको एक बुनियाद मिल जाती है, आपको लगता है कि आप यहाँ पर अजनबी नहीं हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए आपका ख़ानदान पहले से मौजूद है। और बिल्कुल सही है कि मेज़बानी की तारीख को जो है वो एडमायर करते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं और आगाज़ ही आपने बड़ा भरपूर कर दिया है, बड़ा बुनियाद ही बड़ी ज़बरदस्त रख दी है प्रोग्राम की। तो मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ। वैसा ये इम्पॉर्टेंट भी है एक तरह से, क्योंकि ये आपको याद दिलाता रहता है आपके घर की। जब आप वही खाना खाते हैं तो आपको घर की याद आती है, जब वही आप लिबास पहनते हैं तो आपको घर की याद आती है। फिर आपकी आइडेंटिटी है। आप जब बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो आपको कोई इंडियन क्या पुकारता है कि आर यू एन इंडियन, तो आपको, और एट टाइम्स तो आपको लगने लगता है कि आप इंडियन ही हैं, क्योंकि शायद वो एक ही रीज़न समझ रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी अलग से पहचान बरकरार रखने के लिए एफर्ट करते रहते हैं। और फिर बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है पाकिस्तानी है। तो कल्चर इज सो इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल लाजमन। देखिए हम जो है वो यहाँ पर जब रहते हैं तो हमारे ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक तो हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और दूसरी जानिब हम इस्लाम की भी जो है वो एम्बेसडर हैं। तो हमें दोनों इख्तियार को कैरी करना होता है। अगर हम पाकिस्तानी लेंस के हवाले से बात करें कल्चरली, और अभी आपने खाने का जिक्र किया, तो पहले खाने पर बात करके फिर मैं आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी करके हवाले से बताता हूँ कि हुआ ये, और अभी भी ऐसा होता है, लेकिन खासी हद तक हम इसमें कामयाब हो गए कि हमारे जो गोरे दोस्त हैं ऑफिस में या नेबर्स हैं, वो हमें वाक़ईतन खाने के एतबार से इंडियन ही समझते थे। यानी अगर कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में भी जाता है तो कहता है मैंने कल इंडियन फूड ट्राई किया। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ये बात मशहूर हो चुकी है कि बिरयानी कल्चर, ये नाम लिया जाता है, बिरयानी की पहचान है, लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान का फूड है। तो जिस तरह पाकिस्तानियों ने हर मैदान में अपना सिक्का बनवाया, इसी तरह माशाल्लाह हमने गोरों में और दीगर कम्युनिटीज़ के रहने वाले लोगों में अपनी डिश बिरयानी और दीगर बहुत सारी डिशों को ज़रूर मनवाया है। अच्छा, बात देखिए आप कर रहे हैं इर्तिकाई मराहिल की, और हम एक एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपको यहाँ पे पाकिस्तानी 10 से 20 साल वाला ज्यादा मिलेगा, 20 से 30 वाला कम मिलेगा, और 30 से 50 साल से रहने वाले लोग आपको और भी कम मिलेंगे। अच्छा, अगर हम अपनी कम्युनिटी को यूके या दीगर और मुल्कों के हिसाब से इर्तिकाई मराहिल में देखें तो अभी हम मेच्योरिटी कर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के मुकाबले में जिनसे हमारा मुकाबला है, यानी एक पॉजिटिव कंपटीशन है, तो उसमें इंशाल्लाह अगले 10-15 सालों के अंदर हम इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली एज अ ग्रुप, जिस पे हम आगे थोड़ा चल के बात भी करेंगे कि जिस तरह से यहाँ हम अपनी कम्युनिटी की, अपने मुल्क की, अपने कल्चर, अपने लिबास, अपनी ज़बान, अपनी तहजीब, तमद्दुन, हर चीज़ की पहचान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा श्याम सेठी साहब, ये ज़रा फूड को थोड़ा सा मैं इस मौजू पर मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा और बात करें। आपके ख्याल में पाकिस्तानी फूड को जो दूसरी कौमियतें आबाद हैं यहाँ पर, वो कितना पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? देखिए जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। पाकिस्तान में यहाँ पे जो पाकिस्तानी फूड पसंद करते हैं, इसकी 2-3 वजूहात हैं हमारे। एक तो स्पाइस जो है इंडियन स्पाइस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब हमारा फूड खाया जाता है, जहाँ पे जो पे बिरयानी है, हमारा नाश्ता है जैसे पाए वगैरह का, उसका भी बड़ा यहाँ पे कढ़ाई है। कढ़ाई यहाँ पे बहुत मशहूर है, पाकिस्तानी कढ़ाई। इंडियन उनकी कढ़ाई डिफरेंट होती है,
उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा पाकिस्तानी फूड वगैरह है बहुत मशहूर है और काफी सराहा जाता है। तो कौन कौन सी चीजें ज्यादा पसंद की जाती हैं, कौन कौन सा फूड में बारबेक्यू आ जाता है, आपके कबाब वगैरह, कबाब, बारबेक्यू चिकन वगैरह जो है, बारबेक्यू बहुत ज्यादा जहाँ पे सहा जाता है, बारबेक्यू डिशेस। और इसके अलावा हमारे गोलगप्पे वगैरह, फलूदा गोलगप्पे पाकिस्तानी स्टाइल का जो है वो बहुत, तो वहां पर बनाए जाते हैं गोलगप्पे, स्पेशल बनाए जाते हैं। और पाकिस्तानी स्टाइल और इंडियन स्टाइल में बिग डिफरेंट है। आप चाहें, आप जराज स्ट्रीट पे हमारा जब भी जाते हैं तो एक दो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वो काफी बिजी होते हैं हर वक्त जब भी जाएं। और वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी और गोरे भी जहाँ वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। और एक लाहौरी नाम का एक है लाहौरी टिक्का हाउस, और एक कबाब हाउस है पाकिस्तानी, वो काफी, जब भी अभी भी 14 अगस्त पे वो काफी बिजी थे। बिल्कुल सही है। जी 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 सेठी साहब जिक्र कर रहे हैं जेरार्ड स्ट्रीट का, जो अगर शिकागो के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो डिवॉन स्ट्रीट है, दीगर और मुल्कों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मुख्तलिफ सड़कों के नाम होते हैं। लेकिन अब कम्युनिटी इतनी एक्सपेंड हो गई है कि जो वेस्ट एंड है, ईस्ट एंड है, जगह जगह एक से बढ़कर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आपको मिलता है कि जहाँ पे आप अपने गोरे दोस्तों को ले जाते हुए फख्र महसूस करते हैं कि टेस्ट भी अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ अहमद भाई और सेठी साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि हम बड़े खुशनसीब हैं कि यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, रिस्क लिए हैं, और हमें भी जो पाकिस्तानी हैं उनको भी सर्व कर रहे हैं, और हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम अपने फूड को, अपने कल्चर को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, इसी मौजू पर मजीद दिलचस्प बातें करते मेहमानों के साथ एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उवैस इकबाल साहब, श्याम सेठी साहब और अहमद कुरेजा साहब, हम इनसे कल्चर के हवाले से बात कर रहे हैं और कल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ये बुनियादी तौर पर इंसान की जबिल्लत है कि वो अपने आबाओ अजदाद के रसूम व रवाज के साथ और अपने जो रसूम व रवाज हैं उनके साथ जुड़ा रहना चाहता है। कोई वाक़यात आपने अहमद कुरेजा साहब शेयर किए, मैं आपके साथ जो है वो एक शेर अब्बास ताबिश साहब का शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ताबिश साहब आपने ये शेर क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि ये शेर मैंने इसलिए कहा कि हमारे इलाके में एक दरिया हुआ करता था, जब वो दरिया चलता था तो वहाँ पर परिंदे आया करते थे दूसरे मुल्कों से हिजरत करके, और फिर उन्होंने कहा कि 20-25 साल गुजरे, वो दरिया तो सूख गया, उसकी सिर्फ जगह है, और वहाँ पर उन परिंदों की अगली कई बाद की जो नस्लें वो अभी भी आकर बैठती हैं, और वहाँ पर उस दरिया पर पानी नहीं होता तो वो गर्मी से मर जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर इससे मुझे समझ ये आई कि लोग अपनी जो बुनियाद है उसके साथ ताल्लुक़ जोड़े रखना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप अहमद साहब? बिल्कुल सर, आपने बहुत गहरी बात की और बड़ा खूबसूरत शेर आपने सुनाया। देखिए कि जो रूट्स है ना हमारी पाकिस्तानी, वो हम यहाँ पे आके भूले नहीं, और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इवेंट्स के अंदर, डिफरेंट किस्म की जो तकरीब होती है उसके अंदर पाकिस्तानी झंडा हमने लहराया। वो किसी भी किस्म का इवेंट हो, हम लोग वहाँ पे पहुंचे, हमने अपने पाकिस्तानी सारे इवेंट्स को यहाँ पे जोशी वजल के साथ हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। वो आप 14 अगस्त की बात कर लें, 23 मार्च की बात कर लें, किसी भी ईद की बात कर लें, या कोई भी ऐसा इवेंट हो जहाँ पे हमें मौका मिले। बहुत से पाकिस्तानी जो गुलकार हैं, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं, वो यहाँ पे आते हैं, हम लोग उनको दावत देते हैं, और जब वो आके, फॉर एग्जाम्पल जुनैद भाई की बात करते हैं, मरहूम जुनैद भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जुनैद भाई का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे इकट्ठा रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली आया करते थे, और जब वो आया करते थे तो पाकिस्तान, यहाँ पे कनाडा में मिसिसागा एक शहर है, वहाँ सेलिब्रेशन स्क्वायर के ऊपर जब दिल दिल पाकिस्तान का नारा लगा करता था, और वहाँ पे जज्बा जुनून की बात होती थी, तो एक पाकिस्तानी फीलिंग, बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, वो चीज बाहर आती है। और हम लोगों ने यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने बच्चों को इन सब इवेंट्स के अंदर जो है वो साथ मिला के रखती है। वो कोई भी इवेंट हो, बच्चे सबके साथ आते हैं। अब जब बच्चे आ रहे हैं और वही चीज, ये चीज देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी इस सकाफत से, इन चीजों से जो है वो इसको जानते हैं और वही चीज आगे लेके जाते हैं। ये क्योंकि अवैस भाई भी और इस चीज को समझते हैं, हम लोग इकट्ठे काफी इवेंट
को होस्ट भी करते रहे हैं, हमने इवेंट यहाँ पे कराए हैं। पाकिस्तानी कोई भी इवेंट हो, वो 23 मार्च का हो, 14 अगस्त को, जब एक बड़ी जगह के ऊपर जब कौमी तराना चलता है तो एक फख्र महसूस होता है कि बाहर के मुल्क में रहते हुए भी हम यहाँ पे पाकिस्तानी इवेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें जो हमारा सूफी म्यूजिक है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस है कनाडा के अंदर। बहुत से गोरे जो कि हमने देखा कि बहुत ज्यादा झूमते हुए नजर आते हैं, हाँ झूमते हुए नजर आते हैं। जब भी जो है वो कोई भी आर्टिस्ट जो पाकिस्तान से आते हैं जो खासतौर पर सूफी म्यूजिक के होते हैं, हमने देखा है कि हॉल में 25-30% तो गोरा बैठा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तानियों के लिए कि हम लोग मिल मिला के, लिरिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, म्यूजिक इंपॉर्टेंट है। और म्यूजिक जो है उसकी तो कोई ज़बान नहीं होती, तो वो पाकिस्तानी जो सूफी म्यूजिक है बिल्कुल उसकी तो वो तो मैचलेस है। मैं एक चीज़ वैसा अभी जब हम कल्चर की बात कर रहे थे, आप अपने बुज़ुर्गों की रवायात की बात कर रहे थे, तो यहाँ हम पाकिस्तान में भी इसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर पूरी दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डिफरेंट किस्म के लिबास के साथ, आप जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आप चित्राल चले जाइए, कैलाश चले जाइए, तो कैलाश में हम देखते हैं कि वहाँ पर ख़वातीन अभी भी वही लिबास पहनती हैं जो किसी ज़माना, और सिर्फ वो उसी इलाके में पहना जाता है और उसको मेंटेन करना मुश्किल है, वो कैरी करना मुश्किल है, लेकिन वो पहन रहे हैं ताकि उनके आबाओ अजदाद की रवायत बरकरार रहे। मेरा यहाँ थरपारकर में जाने का इत्तफाक होता है और ऐसी जगहों पर लोग रहते हैं कि आप सोचते हैं कि घंटों आप रेत में सफ़र करें तो लोग यहाँ चंद घर नज़र आएंगे जहाँ पर लोग बसते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं, जहाँ पानी है पीने का मीठा, ना और सहूलियात हैं, ये थोड़ा सा शहर के करीब क्यों नहीं चले जाते। तो फिर समझ में आता है कि वो अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते। तो ये एक अपनी पुरानी रवायात के साथ जुड़े रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगे? जिसमें तो कोई शक नहीं, पुरानी रवायत के साथ जुड़े रहना। अब चूंकि हमारा ये है कि हमने अपने वतन को छोड़ दिया, अच्छे के लिए छोड़ा, जिस पर्पस के लिए भी छोड़ा, यहाँ पे हम आके आबाद हुए, और हम इसको गिल्ट महसूस नहीं करते, हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम जब पाकिस्तान के एम्बेसडर बन गए तो हमें अल्लाह ने मौका फराहम कर दिया कि वो मुल्क जिसकी तारीख इतनी पुरानी नहीं है, 72-73 साल हमारी तारीख है, लेकिन अभी मौसीकी की बात हुई, दीगर और चीज़ों की बात हुई, तो हमारा लिबास, हमारा कल्चर, फिर इस्लाम से जुड़ी हमारी रवायतें, वो हमारी रिचनेस को बताती हैं। और अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया है तो हम इस बात को न सिर्फ पाकिस्तानियों में बल्कि दीगर मुल्कों की जो रहने वाली मेट्रोपॉलिटन सिटी है टोरंटो की, अगर हम बात करें या बड़े शहरों की, तो हमें इंतहाई मौका मिलता है। मिसालें मैं अपनी बात कर रहा हूँ या अहमद साहब बैठे हैं, हम अक्सर फंक्शंस में अगर जाते हैं और उसमें कोई ऐसा माहौल होता है तो हम ख़ास तौर पे शलवार कुर्ता, वेस्ट कोट या शेरवानी वगैरह जो भी होता है वो ख़ास तौर पे पहन के जाते हैं और हमें इसमें कोई न शर्म महसूस होती है बल्कि अच्छा लगता है। और गोरे बाज़ औक़ात अब ऐसा है कि जब पाकिस्तान का हमें विजिट करने का मौका मिले तो फिर ताहिफ लिए जाते हैं, तो खास तौर पे हम कुर्ते वहां से खरीद के लाते हैं अपने दोस्तों को जो पाकिस्तानी नहीं है, गिफ्ट करने के लिए, और वो बड़ी खुशी से जीन्स की पैंट के ऊपर या अपने उसके ऊपर जो है वो पहनते हैं और करते हैं। तो हमें ये जो मौका है अपनी रिवायात को वहां से यहाँ लाने का, फूड की शक्ल में, कल्चर की शक्ल में, मौसीकी की शक्ल के अंदर, तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। और देखिए एक जमाना था आज से 15-20-25 साल पीछे वैसा भी मैं और लाइटर नोट मेरे जहन में ये बात आ रही है, चले आप गोरों को कुर्तों की आदत डाल रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है, ये धोती और सलूके की आदत डाल दीजिएगा, यहाँ से धोतियाँ ले जाए वहाँ पे जाए, हो कि ये क्या है, तो आप ये चीज़ें ना मुतारिफ कराना शुरू कर दीजिएगा। बहुत खूब। देखिए जब बात आएगी आबा और अजदाद की तो फिर कोई माइनस फार्मूला नहीं चल सकता ना, लेकिन धोती के लिए पहले हमें खुद पहननी पड़ेगी, इसके लिए हम खुद तैयार। तो और आप उसे बहुत सारे फायदे बता सकते हैं आप धोती पहनने के, तो आप ये हवादार है, इजी टू यूज है, वॉशरूम जाना आसान है, बहुत सारे फायदे हैं उसके। साहब हवादार वाला मामला तो चलेगा नहीं क्योंकि ये ठंडा मुल्क है, यहाँ तो ये बात सही है, ये बात तो ठीक है, जितना कवर उतना बेहतर है। राइट सर, चले मैं एक चीज़ वैसे मैं फूड के हवाले से सेठी साहब मुझे ये बताइएगा, ये अच्छा पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर जो विजिटर्स जाते हैं, जो मुस्तकिल तौर पर रहने लगते हैं, वो तो मैनेज हो जाता है, एक तो वो खुद अपने फूड का इंतजाम करते हैं, फिर उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर पाकिस्तानी फूड मिल रहा है, लेकिन जो चंद हफ्तों के लिए जाते हैं या चंद दिन के लिए जाते हैं, उनको तो 2-3 दिन समझने में लग जाता है कि उनको मर्ज़ी का खाना कहाँ से मिलेगा। यहाँ तक कि आप मुस्लिम ममालिक में भी चले जाइए, आप तुर्की चले जाइए, आप कहीं वहाँ आपको अपनी मर्ज़ी का खाना ढूंढने में 1-2 दिन तो एडजस्ट होने में लग जाते हैं। और फिर अब यूरोप के कुछ ममालिक में या ख़ासतौर पर आप चाइना जाएँ या आप और इस तरह की जगहों पर चले जाएँ तो वहाँ तो आपको अपना खाना ढूंढना और भी मुश्किल नज़र आता है।
तो लोग जो है वो एक तरह से भूखे नजर आते हैं कि अपना खाना उन्हें कैसे मिले। ये आपको अक्सर एयरपोर्ट्स पे यहाँ तक कि ये फीलिंग मिलती है, लोग फूड चूज करने में उनको मुश्किल पेश आ रहा होता है। फिर जब उनको बॉयल्ड राइस और मैंगो ही मिल जाए तो वो उसको बड़ी शौक से खा लेते हैं, चलें बॉयल्ड राइस मिले हैं और मैंगो है, ये कुछ अपना अपना सा लग रहा है। तो ये फूड का ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? ये 20 साल पहले की बात तो ठीक है, लेकिन आज के दौर में जहाँ पे आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहां से हलाल फूड शुरू हो जाता है जी। नहीं, हलाल हराम की बात नहीं है ये सेठी साहब, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, तुर्की भी आप जाएं तो वहाँ आपको डिफरेंट तरह का मिलेगा। तो आपको आप अपना इंसान की जबिलत है वो अपना टेस्ट ढूंढता है जो वो खाता है शायद। हाँ, लेकिन यहाँ पे अपना टेस्ट हर जगह आपको आप मिलेगा। पहले आज से 20 साल पहले हम भी जब आए थे तो ढूंढते थे यहाँ पे कोई पाकिस्तानी को मिले। मैं जब मॉन्ट्रियल से यहाँ पे आया तो अब तो यहाँ पे एवरी कॉर्नर पे, हर जगह पे, हर प्लाजे में, जैसे वो अहमद भाई कह रहे मिसिसागा में, मतलब मिसिसागा में आप हर कॉर्नर पे प्लाजा है या कोई माल है उसमें एक दो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ठीक है, जगह। तो वो पुरानी पहली वाली बात नहीं है। अच्छा, वैसे मुझे तो पता नहीं अभी भी प्रॉब्लम होता है, मैं शायद पुराना हूँ या मैं कोई थोड़ा, मैं तो अभी भी चाइना गया हूँ या मुझे थोड़ा प्रॉब्लम जी। कहाँ पे आप आए? आप चाइना ना जाए ना, आप कनाडा है ना। अच्छा, मैं कनाडा हूँ, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं ऐसा। आजकल तो बहुत हलाल फूड और पाकिस्तानी फूड तो हर जगह, हर कॉर्नर पे। अहमद भाई जब कह रहे थे ब्रैम्पटन मिसिसागा में, ये GTA का एरिया जो हम कहते हैं इसको, तो हर जगह पे मिलेगा आपको गुड पाकिस्तानी। बात चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, गोलगप्पे हो, फलूदा, हर चीज मिल जाएगी अब तो। आपने पान खाना है, हर चीज मिलती है जी जी और जी, हर जगह पे मिलती है ये। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। उवैस साहब जी, मेरे ख्याल अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं अहमद साहब कि आपने जिक्र किया ना कि पाकिस्तानी खाने हमारे जो है वो अब हर जगह पे मौजूद हैं और मिल जाते हैं। सिर्फ हलाल की बात नहीं हो रही, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड की बात। जी जी जी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ ना पाकिस्तानियों का है, क्योंकि जब एक बिजनेस ओनर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलता है तो उसको पता है कि उसका जो कस्टमर है वो भी पाकिस्तानी है। अब क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पता है कि पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तानी खाना खाने के लिए आना है। तो जो बाकी रेशो है, जो हम गोरे की बात कर लें या किसी और कंट्री के लोगों की बात कर लें, तो उन लोगों ने तो 10-15% लोग ही होते हैं जो खाने के लिए आते हैं। तो इसको पाकिस्तानियों ने बहुत एम्पावर किया जी। हम लोग यकीन करें कि कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है ना आज भी पूरे ऑन्टेरियो सूबे में, कहीं पता चल जाए ना हमें कि वो फार एंड, ईस्ट एंड, वेस्ट एंड पे वो रेस्टोरेंट खुला है, तो हम लोग फॉर द सेक कि यार चलो एक पाकिस्तानी ने किसी ने इनिशिएटिव लिया तो वी नीड टू गो एंड वी नीड टू ट्राई आउट फूड, ताकि हम किसी तरीके से उसकी सपोर्ट और हेल्प कर सकें। ये एक बहुत अच्छी चीज है पाकिस्तानियों के अंदर, रिगार्डलेस कि आप कहें कि वो 4 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है। हम नॉर्मली जस्ट टू एम्पावर आवर कम्युनिटी वी ट्रेवल दैट फार कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में दूसरे को सपोर्ट कर सकें। ठीक, बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस आप इस पर मजीद बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। अच्छा सेठी साहब, मुझे ये बताइए कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पर किस तरह से है, कितना उसके लिए चैलेंजेस हैं, कितना आसान है, कितना अट्रैक्टिव बिजनेस है? अगर कोई पाकिस्तानी ये सोचता है कि वो, जैसे यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी दुबई में जाकर रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, अब अगर कनाडा में कोई सोचे कि मैं वहाँ पर जाकर रेस्टोरेंट खोलूँगा, तो कितना चैलेंजिंग है ये बिजनेस या कितना आसान है? जी देखिए जी, ये इतना आसान तो नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं मशवरे के लिए, काफ़ी मेरे पास बंदे आते हैं पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदीया से पैसा लेके आते हैं यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको फूड या रेस्टोरेंट में। इसलिए बेहतर है सबसे कि पहले आप यहाँ पे जॉब करें, एक्सपीरियंस अपना डेवलप करें, यहाँ पे एक्सपीरियंस लें, उसके बाद रेस्टोरेंट में ना। तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बिजनेस, मतलब रेस्टोरेंट में। तो आपका एक तो सर्विस अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे फूड अच्छा होना चाहिए, तो ये एनवायरनमेंट वगैरह अच्छी है। आजकल जो चल रहा है यहाँ पे न्यू जनरेशन जो हमारी है, उसके लिए रेस्टोरेंट में लेके आना वापस, उसके लिए नाम, एक तो आपको पता आजकल जो बच्चे हैं वो पहले तो खाते कम, पहले पिक्चर बनानी है उन्होंने पिक्चर फूड की बनानी होती है। तो इस तरह का मतलब कि उनको फूड ऐसा हो, नाम ऐसे रखे हो, जैसे आजकल यहाँ पे रेस्टोरेंटों के नाम है, लारी अड्डा हो गया, एक रेलवे स्टेशन के नाम पे आ रहा है, तो नाम भी ऐसे होने चाहिए, तस्वीरें, पिक्चर्स वगैरह। तो काफी मुश्किल तो नहीं है। थीम होता है ना, आजकल तो रेस्टोरेंट ओपन करते हैं उसका पूरा थीम रखा जाता है कि क्या थीम होगा, नाम भी उसी के मुताबिक होगा, उसका एम्बियंस वगैरह सारा, मतलब जी जी बिल्कुल।
और मतलब कि मुश्किल तो है, क्योंकि एक तो टाइमिंग बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। आपको मतलब टाइमिंग ऑलमोस्ट 15 आवर, कभी कभी 15 से भी ज्यादा आवर है। आप लेट नाइट है, खोलने पड़ते हैं रेस्टोरेंट, वीकेंड है, वीकेंड आपको पता है फैमिली को टाइम आप नहीं दे सकते, वीकेंड आपका रेस्टोरेंट है तो बिजी होगा, उधर जाना है, तो इस तरह की मुश्किलात है। और आजकल एक और मुश्किलात ये है कि एम्प्लॉइज नहीं मिलते यहाँ पे। अच्छा, आजकल तो स्पेशली गवर्नमेंट $2000 दे रही है यहाँ पे कोरोना की वजह से, तो उस वजह से एम्प्लॉइज भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। तो यही है कि मैं आप जैसे 25-26-27 साल से कनाडा में हूँ, तो मैं पिछले 22-23 साल से रेस्टोरेंट बिजनेस में ही हूँ। माशाल्लाह मेरे आज यहाँ पे 10 रेस्टोरेंट है, अच्छा माशाल्लाह, शवारमा के नाम से। अच्छा, तो एम्प्लॉइज मतलब कि स्पेशलिटी क्या है आपकी? हमारी शवारमा की है। यहाँ पे एक फ्रेंचाइज है लजीज शवारमा के नाम की, उनकी हमारा शवारमा है। पाकिस्तानी फूड उसमें कम है, लेकिन ये उसमें अरबिक फूड है, मिडल ईस्टर्न फूड है, ठीक तो हलाल है, हलाल है, 100% हलाल है। तो वो हमारे जनरेशन वहाँ पे भी आ रहे, जैसे पाकिस्तान में भी आपको पता आजकल चेंज हो रहा है, शवारमा कल्चर, बर्गर वहाँ पे भी आ रहे हैं काफी। तो इस तरह से जी, तो मुश्किल तो है थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में, लेकिन वही है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो भी आएगा। हाँ जी। अच्छा, वैसा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए या आप उससे कनेक्ट रहने के लिए किस किस्म की कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं? जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ से पाकिस्तान से बहुत सारे शायर हजरात जाते रहते हैं, मुशायरे होते हैं अमेरिका में, कनाडा में, मिडल ईस्ट में मुशायरे मुनक्किद होते हैं, फिर म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप किस किस्म की वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हैं वो अरेंज होती रहती हैं पाकिस्तानियों के यहाँ? मैं आपको एक्टिविटीज का बताता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे भी फूड से बड़ा प्यार है, तो इतने रेस्टोरेंट के बावजूद भी जो है वो कनाडा में या टोरंटो के एरिया के अंदर एक अच्छे बफे रेस्टोरेंट की आज भी कमी है। अगर आप यूके गए हैं तो आपने रॉयल नवाब पे खाना खाया होगा, या और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पे, तो ऐसी अभी यहाँ पे मार्केट में गुंजाइश है। बहरहाल अब बात करते हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है वैसा? मैं सर वैसे तो कराची से हूँ असद साहब, लेकिन मैंने लाहौर और इस्लामाबाद में बड़ा अरसा गुजारा है, तो तीनों शहरों से मेरी पहचान है। तो खाने पीने का ताल्लुक जो है वो तीनों शहरों से है, खासतौर पे कराची और लाहौर से। जी, कराची और लाहौर से। और मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन बाद में अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो हमें ये भी मौका दीजिएगा कि जो हमारे कुछ चैलेंजेस हैं कल्चरल इंटीग्रेशन के, उस पर भी मैं बात करना चाहूँ। बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। पहले जो आपने पूछा उसमें ऐसा है कि देखिए, जबान बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उर्दू हमारी लैंग्वेज है, तो उर्दू अदब के हवाले से भी यहाँ पर बड़ा एहतमाम होता है। आपने शोरा हजरात का आपने जिक्र किया, यहाँ पे लोकल भी बहुत सारे शायर मौजूद हैं, उनकी अपनी बज़में मौजूद हैं, उनके तहत प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अच्छा, अब उसमें ऐसा है कि जो उर्दू से रेलेवेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हमारी वो नस्ल जो यहाँ पैदा हुई है या 10-12 साल की एज में यहाँ पे आ गई थी, वो आपको टोटली डिस्कनेक्टेड नजर आएगी, ठीक है, और उसका रीजन भी है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, 14 अगस्त आ रहा है, 23 मार्च अहमद साहब ने जैसे कहा, तो उसमें देखिए एवोल्यूशन के प्रोसेस के तहत कम्युनिटी हमेशा उसके अंदर डिवाइडेड है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपने अपने कॉम्पिटिशंस हैं, अपने अपने हिसाब से प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, लेकिन उसका फायदा ये है कि शहर के हर एरिया के अंदर कोई ना कोई आपको उस एक्टिविटी उस हवाले से नजर आ रही होती है। और साथ ही साथ फिर मुख्तलिफ मौकों पे यहाँ पे कमर्शियल एस्पेक्ट में सिंगर्स आते रहते हैं। आतिफ असलम का ऑलमोस्ट हर साल होता है यहाँ पर, इसके अलावा दीगर और सिंगर्स आते रहते हैं। तो कल्चरली मैं नहीं समझता कि वो एक जमाना था 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि जिससे आप बात करें वो कहता है मेरे चचा ताया लंदन में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं। कनाडा का नाम बहुत कम सुनने में आता था 20 चले। तो अब ऐसा नहीं है, अब आर्टिस्ट को भी पता है, दीगर लोगों को भी पता है कि कनाडा में कम्युनिटी आबाद है, और हम 15-20 साल की स्ट्रगल के बाद अब उस फेज में आ गए कि जहां हमने थोड़े पैसे भी बना लिए हैं, हमारी सेकंड जनरेशन आगे भी बढ़ रही है, तो रेस्टोरेंट में पैसे खर्च करने की भी हैं, दीगर और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की भी हैं। तो फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। बिल्कुल सही है। और ये जो मौजू आपने कहा कल्चरल इंटीग्रेशन के जो चैलेंजेस हैं, इस पर आप ही गुफ्तगू शुरू कर दें, फिर मैं बाकी लोगों से भी राय लेता हूँ। जी बिल्कुल, देखें ये इस पे हम काफ़ी अरसे से यहाँ बहस भी कर रहे हैं और लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल मामला है कि जब बारी आती है कल्चरल इंटीग्रेशन की, तो हम सिर्फ बिलीव करते हैं वन वे अप्रोच पे। यानी उससे मेरी मुराद ये है कि लोग हमारा फूड खाएं, लोग हमारी बातें करें, रमज़ान का महीना आए तो वो हमें हमारी ज़बान में रमज़ान मुबारक कहें, ईद आए तो ईद मुबारक कहें। लेकिन जब दूसरी कम्युनिटीज़ का, दूसरे मज़ाहिब के त्यौहार आते हैं, मिसाल के तौर पे आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को ले लें, दीगर और को ले लें, उनका क्रिसमस आ गया, दीगर और त्यौहार हो, तो उस पर हमारे मुंह सिले हुए होते हैं ना, हम उनको मुबारकबाद पेश करना पसंद करते हैं। कोई मजहब को आड़े ले आता है, कोई किसी और चीज को आड़े ले आता है। तो जब हम यहाँ पे गौरव से बात करते हैं तो एक चीज का ये इजहार जो है वो दुख के साथ वो जरूर करते हैं
कि भाई जब हम आपको आपकी हर खुशी में मुबारकबाद पेश करते हैं तो आप लोग इतना पीछे क्यों हैं। इस हवाले से हमने उलमा को भी शामिल किया, फतवे भी लिए, लोगों तक वो बातें भी पहुंचाई कि इस्लाम आपको मना नहीं करता कि अपने नेबर को आप तोहफा दें या अपने नेबर को उसकी खुशी में खुश होने के लिए मुबारकबाद पेश करें। तो ये बहुत बड़ा एक फुकदान है। मैं समझता हूँ अगर यूके में भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आपके तवज्जुह से यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे 0 से 10 में हम कहाँ खड़े, तो शायद अहमद भाई मुझसे इत्तेफाक करेंगे हम शायद 2 या 3 की मंजिल पे बमुश्किल। जी अहमद साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो अवैस भाई ने जो है ना वो शुरू कर दिया, सब पे डाल दिया, लेकिन इसका मैं आपको बताऊं कि काफी हद तक अवैस भाई की बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये कि जो न्यू आने वाली जनरेशन है, हमने उसको क्या सिखाना है, हमने उसको क्या बताना है। बात ये अब बात ये है कि अगर आपका हमसाया गोरा है तो आपको पता है कि इन मुल्क के अंदर हर किस्म की बेवरेज, वो अल्कोहल हो, बियर हो, बड़ी आम चीज है, ठीक है। अब आप अगर आपको लगता है कि अगर बीइंग अ मुस्लिम और पाकिस्तानी दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, अगर आपका हमसाया गोरा है तो आपके माइंड में चीज आती है कि यार मैं इसको इस किस्म का गिफ्ट दूं जो कि वो हैबिचुअल हो, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल वो अगर बियर पीता है या वो अल्कोहल पीता है तो मैं इसको वो दूं, तो आपके माइंड में होता है। लेकिन एक तरफ आप ये सोचते हैं कि यार ये हराम भी है, तो अगर मैं इसको देता हूँ तो ये एक किस्म का हराम चीज मैं आगे लेके जा रहा हूँ। अब हमें एक्चुअली इस चीज से बाहर निकलना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ये खाली एक इसी चीज के ऊपर पूरी जो कम्युनिटी वो रिलाई नहीं करती। देयर इज सो मच स्टफ दैट वी कैन डू। हमें एजुकेट करना है अपनी आने वाली जनरेशन को कि अगर वो चाहते हैं कि गोरे अगर हमारी तहजीब अपनाएं और हमें अगर ईद मुबारक करें, हमें ग्रीट करें, तो हमें इक्वली उसी लेवल पर जाकर उनको उसी तरीके से ग्रीट करना है। स्कूल्स के अंदर डेफिनेटली हमारा जो कल्चर है वो डोमिनेट नहीं है अभी तक। यहाँ के स्कूलिंग के अंदर अभी भी यहाँ पे स्कूल के अंदर अगर आप देखें तो जो इंडियन कल्चर है, अगर हम दिवाली की बात कर लें, वो ज्यादा डोमिनेट है। और अगर आप किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर की बात कर लें, जब दिवाली का टाइम आता है तो ज्यादातर वहां पे दिवाली ग्रीटिंग्स लगी होंगी, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि ईद जो हमारा बहुत बड़ा इवेंट है उसकी ग्रीटिंग्स हमें वहां पे कम मिलेंगी। तो ये स्पेसेस हैं बीच के अंदर जहाँ पे थोड़ा बहुत अभी भी दोनों तरफ से काम करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी इस टाइम एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि छोटी मोटी कम्युनिटी कनाडा के अंदर रह गई है। तो हमें इक्वली इस चीज को अपनाना है दोनों तरफ से कि अगर हम उन लोगों की चीजों को अपना रहे हैं, अगर आप असल तो वैसे भी आप इत्तेफाक करेंगे, असल हमारा प्रॉब्लम आता है कि हम जब क्रिसमस का टाइम आता है तो हमें वहां पे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जी कि हम किसी को क्रिसमस विश करें कि ना करें, क्योंकि भाई ये तो हमारे इस्लाम के अगेंस्ट चले जाती है बात। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि ये असल बात यहाँ पे आके जो ना मामला खराब होता है। बिल्कुल असद साहब, मैं अगर थोड़ा सा इनकी बात फिनिश कर दूं आपके अगले सवाल से। इस पे हमने बात यहाँ पर जो उलमा यहाँ मौजूद हैं और जो इंडिया पाकिस्तान से विजिट करते हैं उनसे भी हमने बात की, और उन्होंने ये कहा कि ये आपका इखलाकी और जो है वो इस्लामी फर्ज है कि आप अपने नेबर्स की और अपने करीब करीब में रहने वाले दीगर मज़ाहिब के लोगों की खुशी में उनको मुबारकबाद पेश करें। इससे मतलब ये नहीं है कि आपको जाके उनके साथ उनके अंदाज में क्रिसमस सेलिब्रेट करनी है। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी, मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। एक चीज़ मुझे वैसा बताइए, फिर मैं वाकई मेहमानों पे आता हूँ। आप जैसे कि हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कल्चर वहाँ पर ज़िंदा है, पाकिस्तानियों ने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखा हुआ है, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी जो है वो अपने जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी औलादों के बारे में बताइए, क्या वो इस हद तक उसमें भी कामयाब रहे हैं कि अपने जो बच्चे हैं जो वहाँ के बॉर्न हैं उनको पाकिस्तानी कल्चर से जोड़े रखें या जोड़े रखने में कामयाब हों? अगर ऐसा है तो फिर ये कंसर्न क्यों पाकिस्तानी पेरेंट्स में रहता है कि जी उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनको लेकर वो पाकिस्तान भागें और वो उनकी शादियां पाकिस्तान में करें या ख़ास तौर पर बेटियां उनको लेकर पाकिस्तान आ जाएं? क्या पाकिस्तानी पेरेंट्स जो अपने कल्चर के साथ तो जुड़े हुए हैं वो उस कल्चर को अपने बच्चों के साथ नहीं जोड़ पा रहे? देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात आपने की, बड़ा अहम मसला है। इसमें 2-3 कैटेगरीज के लोग हैं। एक तो वो कि जिन्होंने पूरी अपनी एफर्ट लगा दी पैसे बनाने में या अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में, तो उनके तो सर से पानी गुजर गया। उसकी मिसाल ऐसे है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हर साल या हर दूसरे साल समहाउ पाकिस्तान जाने की एक आदत रखते हैं अपने बच्चों के साथ, कि जाके अपने मेहमान रिश्तेदारों से भी मुलाकात कराएं, पाकिस्तान का विजिट भी कराएं। तो वो जो फैमिलीज होंगी, मिसाल अगर मैं अपनी फैमिली में देखूं, मैं पिछले 6 साल में 5 मरतबा पाकिस्तान आया। अब मेरे बच्चों
पाकिस्तान के साथ, उनके कजन्स के साथ या कल्चर के साथ, फूड के साथ जो एसोसिएशन है, वो बढ़ के मुझे बोलते हैं कि बाबा नेक्स्ट टाइम कब जाना है। वर्सेस अगर आप ऐसे से मिले जो कहेगा कि मैं 15 साल हो गए, मैंने आज तक पाकिस्तान नहीं देखा, तो ना उनके बच्चों के अंदर कोई खास तलब है पाकिस्तान जाने की, अगर है भी तो जाके वो वहां पे इतना डिसअपॉइंट होते हैं किसी हद तक कि वो दोबारा फौरी तौर पर जाने को तैयार नहीं होते। तो कुछ माँ बाप ने अनफॉर्चुनेटली अपनी दीगर मजबूरियां और मसाइल की बिना पे ये गैप इतना बढ़ा दिया है कि वो बच्चे पाकिस्तान से उस तरह से कनेक्टेड नहीं है जिस तरह से हम कनेक्शन उनका चाहते हैं। अब ऐसे मौके पे वो माँ बाप जिनके सर से पानी गुजर गया और 20-30 साल यहाँ पे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब वो उनकी फोर्सफुली पाकिस्तान ले जाके शादी करना चाहते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे कोई मसाइल पेश हो गए। तो वहां पे आप सोचिए कि जिसने पाकिस्तान की शक्ल ही नहीं देखी 15 साल में, वो कहाँ से जाके वहां फिट होगा। तो फिर वो एम्बेसी का सहारा लेता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। तो ये एक हमारा अहम प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को वहां से जोड़े रखें। जी सेठी साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल अहमद साहब 100% सही कह रहे हैं। बात ये एग्री करता हूँ उनके साथ, यही है कि आप जैसे मैं भी पाकिस्तान एवरेज ईयर ऑलमोस्ट बच्चों को लेकर जाता हूँ, तो बच्चे वहाँ पे कजन वगैरह से मिलते हैं, मतलब हमारा कल्चर है वो लेके आते हैं। तो यही बात है कि जो लोग तो ये कर रहे हैं वो तो कामयाब है इसमें, और जो मतलब के पैसे में या और कोई मजबूरियाँ हैं वो नहीं जा सकते, तो उनके बच्चे यही है वो भूल गए पाकिस्तान। जाते भी है तो उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं लगता वहाँ पे। तो ये इस वाकई यही बात है। अहमद साहब जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और देखिए मैं बताऊं कि अवैस भाई ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इस बात को भी अंडरस्टैंड करना है कि हर फैमिली अफोर्ड नहीं करती कि अपने बच्चों को पाकिस्तान हर साल लेके जाए। देखिए मैं हो गया अहमद साहब, लेकिन क्या इसमें अगर कोई फैमिली हर साल पाकिस्तान नहीं आ पा रही तो क्या इसके बगैर वो वहाँ पर अपने बच्चों के साथ वो अपना कल्चर जो है या अपनी चीज़ें उसको नहीं रख पा रहे होते जिंदा? तो उसकी 2-3 रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली रीजन क्या होती है कि ये जब हम लोग लग जाते हैं ना यहाँ के मिशन के अंदर के पैसा बनाना है, तो उसके अंदर बच्चे निगलेक्ट होते हैं। जब बच्चे निगलेक्ट होते हैं तो फिर आप अपनी एक रेस में लगे होते हैं और बच्चों को आप छोड़ देते हैं। आपको लगता है बच्चा कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, लेकिन बच्चा आपकी सब कल्चर से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ना उसको आपकी कम्युनिटी के अंदर लोगों के अंदर बैठना पसंद होता है। उसको होता है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रहे, अपने प्ले स्टेशन में रहे, वो अपने फ्रेंड्स के अंदर रहे, और ना आप कोशिश करते हैं कि आप उसके फ्रेंड्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट करें। सेकेंडली, लेकिन जो पेरेंट्स, असल में ये काम है पेरेंट्स का कि उन्होंने ये चीज को आगे लेके चलना। लेकिन हमारे यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, और जितने भी पेरेंट्स ये बात सुन रहे हैं, मैं आप सबसे ये बात रिक्वेस्ट भी करूंगा आपके प्रोग्राम के सर, कि आप अपने बच्चों को घर पे उर्दू में बात करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके बच्चों को उर्दू आना चाहिए। बहुत से, आप यकीन करें कि अफसोस होता है कि बहुत से हम घरों में जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं जब, तो पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो उनसे हम कोशिश करते हैं, उनकी उर्दू भी उसी इंग्लिश एक्सेंट में कन्वर्ट हो चुकी होती है, वो सलाम करके अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि आपने कोशिश नहीं की कि अपने बच्चे को अपना कल्चर आप दिखा सकें, बता सकें, और उर्दू सिखाएं। आपको चाहिए, हाँ उर्दू सिखाएं। आप बच्चे के साथ बैठे, उसको बताएं बेटा हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ये चीजें स्कूल में तो नहीं बताई जाएंगी ना, यहाँ के स्कूल में तो बताया जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ कनाडा, कनाडा कैसे डिस्कवर हुआ, यहाँ पे क्या मामला चले। तो क्योंकि हमारा बच्चा पाकिस्तान में होता है तो वो स्कूल से सीख लेता है काफी चीजें, और वो अंडरस्टैंड करता है। पाकिस्तान स्कूल के अंदर वो चीज सिखाई जाती है, बताई जाती है। यहाँ पे सारी एफर्ट पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, और यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट बिल्कुल है एक पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान, क्योंकि जब पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते तो बच्चा ऑटोमेटिकली, उसने कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट तो करनी है, तो उसको जब कल्चर का पता ही नहीं है तो उसने जाना। ईद के ईद उन्होंने कमीशलवार पहन ली, 2 तस्वीरें खींची और वो बात खत्म हो गई। तो बड़ा जरूरी है कि हम घर के अंदर वो माहौल क्रिएट करें, घर में बच्चों के साथ उर्दू में बात करें, कुछ देर बैठ के पाकिस्तानी प्रोग्राम चलाएं, आप न्यूज चलाएं, ताकि बच्चों को पता चले कि पाकिस्तानी कल्चर क्या। अब देखिए हम माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको दुनिया भर में हर बंदा जानता है जी। तो लेकिन आप ऐसा भी हुआ कि हम किसी के तरफ गए तो हमने बात हो रही है इमरान खान की, तो उन्होंने कहा कि आई रिमेम्बर ही वाज अ क्रिकेटर, इज ही स्टिल अलाइव। तो मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी फैमिली है उनको बच्चों को ये नहीं पता कि किस तरीके से चीजें पाकिस्तान के अंदर रैपिड चेंज, क्योंकि घर के अंदर वो चीज डिस्कस नहीं होती है। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप पाकिस्तान लेके नहीं जा सकते, बच्चों को अफोर्ड नहीं करते, तो आप बच्चों को टाइम दें। जितना टाइम आप बच्चों को देंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उनको पाकिस्तानी इवेंट्स में लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको भी शौक से उस चीज को अडॉप्ट करेंगे, और यही चीज आगे चेन बाय चेन आगे चलती जाएगी। जी बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका।
वैसा कुछ ऐड कर रहे हैं आप, मेरा ख्याल है? एक बात ऐड कर दूं, दूसरा छोटा मुख्तसर ये कि जो हमारे बच्चों का एक और जो एतराज होता है वो बड़ा वजह है कि वो लोग जो हम 20-30 साल की एज में कनाडा आ गए तो हमारी अपनी तेज तरारियां और हमारे एक से ज़ायद चेहरों का होना, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर चलते हैं, जो उनको नजर आता है उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, जो नजर आता है उसको हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। तो जब वो हमारे यहाँ पे लोगों को, बड़ों को मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में ऑपरेट करता देखते हैं कि कमरे के अंदर अभी कुछ कहा और कमरे के बाहर निकल के अंदाज कुछ है और किसी के साथ कुछ है और किसी के साथ कुछ है, तो जब वो बच्चे 2 + 2 4 नहीं देख रहे होते तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहना चाहते हैं, अंकल्स वाले कल्चर से या उस सूरत हाल से कि जो उनको उनकी आंखों से जो वो देख रहे हैं वैसा होता नजर नहीं आ रहा। तो उसमें हम सबको जो है वो मिलके तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि वो हमसे बहुत ही दूर हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओवैस साहब, सेठी साहब आपका और अहमद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।